चलो कोई नहीं, बताता हूँ। क्या था क्वेश्चन आपका? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है। यस यस। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है, -q है, एंड मूव, और उसका मास कितना है, m है। मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, मीन्स एक चार्ज पार्टिकल है आपका जिसके ऊपर चार्ज कितना है, -q, और मास कितना है इसका, m, और ये सर्कल के अंदर मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, r, और एक इनफाइनाइट किसके अराउंड मूव कर रहा है, एक लाइन चार्ज है आपका, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इसके अराउंड जो है ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है आपका, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और आपको बताना है कि, और ये जो चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है इसका जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कितने देर में ये सर्कल को कंप्लीट करेगा। मींस ये जो चार्ज पार्टिकल है -q, चार्ज पार्टिकल कितना है इसके ऊपर, -q, एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, -q, मास कितना है इसका, m। ये सर्कल में घूम रहा है किसके अराउंड, एक लाइन चार्ज के अराउंड, जो कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो आपको बताना है कि इसका टाइम, इसको कितना टाइम लगेगा पूरा सर्कल कंप्लीट करने में। हाउ वी कैन सॉल्व इट? कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? बताइए कैसे सॉल्व करें? इसे रिंग मानकर। अच्छा, सर्कल यदि चार्ज में, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो क्या क्या पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ा था? m ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। यस। तो अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल वो इसके चारों ओर घूम रहा है, तो पहले देखो कि ये घूम किस वजह से रहा है, ठीक है। अगर ये घूम रहा है तो इससे इसका वजह क्या है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, आउटसाइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। मैंने बताया था इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ होता है, एक ही कंपोनेंट होता है उसका, दो कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चूंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक लगेगा। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। हाँ ले जाओ, हो गया, ठीक है, बाद में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू E लगेगा। यस यस सर। और ये लगेगा किधर की तरफ, रेडियल डायरेक्शन में। मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होता, सर्कल रोटेट कर रहा है, यहाँ पे होता तब भी ये फोर्स अंदर की तरफ लगता, यहाँ पे होता तब भी फोर्स अंदर की तरफ लगता। हमेशा ये क्या करेगा, फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स होगा कितना, Q इंटू, अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू आर, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो कि रेडियली एक्ट कर रहा होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, रेडियली एक्ट कर रहा होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो याद करो कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है, उससे पहले सोचो, अगर फोर्स रेडियल डायरेक्शन में अंदर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन भी रेडियल डायरेक्शन में होगा, है ना। अगर ऊपर से देखोगे तो तुम्हें सर्कल दिखाई पड़ेगा, और सर्कल दिखाई पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, एफ ई, इधर एफ ई, है ना, हमेशा अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, जिसे हम लोग कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे, रेडियल। एक ही फोर्स लग रहा है जो कि अंदर की तरफ लग रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का सिर्फ अंदर की तरफ ही होगा। वो कितना होगा, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ए आर इज इक्वल टू क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर इंटू में आर। ये जो है इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा। समझ रहे बात को। बट ये सर्कल में रोटेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो जब पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है, पार्टिकल जब सर्कल में रोटेट करता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है ना। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी होगा चार्ज पार्टिकल का, ऐसे करके, है ना। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। और ये जो एक्सेलरेशन है वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जो कि रेडियल डायरेक्शन में, जिसके वजह से क्या होगा, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना, जिसके वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। ध्यान रखना एक बात कि यदि बताया था मैंने कि यदि अगर कोई भी पर्सन मूव कर रहा है, इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है। मींस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। बट अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो देखो वेलोसिटी पहले इधर की तरफ था, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया, फिर देखो नीचे की तरफ हो गया, फिर इधर की तरफ हो गया। मींस वेलोसिटी का क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं कर रहा। वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा। जब कोई पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा का मतलब क्या है कि ये जो रोटेट कर रहा है, ये जो रोटेट कर रहा है, तो तुम देखो इसका एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा। अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग एंगल जो है सेंटर के ऊपर बनाएगा। तो एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो थीटा चेंज कर रहा है वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, जैसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो जब सर्कल में पार्टिकल रोटेट करेगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो ओमेगा इंटू आर होगा, ओमेगा इंटू आर होगा। और जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है, या फिर वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। तो यहां से ओमेगा निकल जाएगा,
ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा आपका क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m अपॉन में r स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी, जिससे ये चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा सर्कल के अंदर। तो कल मैंने बताया था टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट, इसका उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m r स्क्वायर अपॉन में क्यू लैम्डा। ठीक है, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द इनफाइनाइट लाइन चार्ज। करेक्ट? यस, राइट। सर एक कार से एक कार कट जाएगा ना, आर स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये आर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है ना, तो ये आर जाएगा तो डिवाइड आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाँ नहीं नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दूसरा नाम है लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मींस जिस लाइन के अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इट इज नॉट अ रियल लाइन। बट आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हैं, तो इसके हिसाब से आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और किस टाइप का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस के अंदर वो आप बता सकते हैं। तो लिखो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
are imaginary lines. Electric field lines are imaginary lines which tell us that in which direction electric force acting on the charge particle acting on the charge particle, as well as if we know the pattern. सर दोबारा रिपीट करना है कभी। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी फील्ड लाइंस, उसके बाद क्या बताया, which tell us that in which direction electric force is acting on the charge particle, as well as if we know the pattern of electric field lines, we can tell about how charge is distributed into the space. दूसरा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड is a conservative field. It is a conservative field. ये थोड़ा सा डिस्कशन का पॉइंट है. Electric field is conservative field. What does it mean? Conservative field. Because we know that electric force is a conservative force. So if a charge particle produce electric field which is imaginary line into the space, okay, so it is a conservative field. It's called conservative field because electric force is also conservative force. So suppose that this is a point charge particle, okay, it is the charge particle. So if I am saying that a charge particle hai, then what is the electric field lines due to this charge particle? So it is going to be radially outward. ओके, तो इससे अगर कोई भी लाइन इस तरह से बनाई हुई है जो कि रेडियली आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आपका एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर, स्पेस के अंदर. उसी तरह से अगर मान लो आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा होगा, यानी रेडियली इनवर्ड होगा. ओके, बट व्हाई इट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड? Why it's called conservative field? Because you can see that does not form closed loop. Means what? If a charge particle move into that field, okay, if a charge particle, suppose ये कोई charge particle था, ठीक है, इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसके अंदर अगर आप कोई भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराओगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के जाओगे, सपोज यहां से हम लेकर के गए इस पॉइंट पे लेकर के गए, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा. वो क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में आप क्या करोगे, वर्क करोगे, जब एक चार्ज पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेकर के जाओगे.
बट जो आपको वर्क करना पड़ रहा है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब चाहे मैं इस पाथ से लेकर के जाऊं, चाहे मैं इस पाथ से लेकर के जाऊं, तो मुझे पाथ पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ओके, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ वर्क डन on the charge to move charge particle from one point to another point in an electric field. In an electric field is independent from the path. Okay, so we can say this is the conservative field. Same like gravitational field. Gravitational field is also conservative field. तो ये देख सकते हो, this due to this charge it's going to radially outward. इसकी वजह से क्या होगा? रेडियली इनवर्ड आए, बट इट डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। कहीं पर भी ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। कंजर्वेटिव होता है इसीलिए कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। Okay, never form a closed loop because it is the conservative field. Any conservative field, कोई भी conservative field है that does not form a closed loop. But magnetic field is not a conservative field. It can be formed closed loop. It can be form a closed loop. But electric field line never be form closed loop. Okay. So अगर if you know, suppose if you know इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे अगर मैं यहां पर सपोज दैट, मेरी बात को समझने की कोशिश कर, इस पॉइंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जानते हैं, मान लीजिए आर पॉइंट पे आप जानते हैं कि आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज से क्या होगा? दैट इज 1/4πε0 Q/r²। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ओके, अच्छा आर क्या था? डिस्टेंस। अगर मैं इसे ओरिजिन मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल कहां पे है? ओरिजिन पे है। तो ये यहां से अगर इस पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पी को कनेक्ट करूंगा, देन इट गिव व्हाट? अ पोजीशन वेक्टर और नॉट। ये पोजीशन वेक्टर दे देगा। अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो किसी भी पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे इस चार्ज पार्टिकल से, दिस गिव द पोजीशन वेक्टर, और यू कैन से इट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज। तो आर वेक्टर आपको पता है, दैट इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होगा। ओके, सो आर स्क्वायर मीन्स आर वेक्टर का यदि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, and it is going to be x square plus y square plus z square. Now what is the r square? This is equal to x square plus y square plus z square. So electric field क्या आएगा? The magnitude of the electric field 1/4πε0 Q/x square plus y square plus z square. Okay, प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्चुअली इस पॉइंट के ऊपर रेडियली आउटवर्ड होगा। बात समझो, ये चार्ज पार्टिकल हो गया, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ है ना, रेडियली आउटवर्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो स्पेस में 3 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस
एक अलोंग जेड एक्सिस। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने लिखा है, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैंने ये बताया इसका मैग्नीट्यूड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 कंपोनेंट होंगे। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हैव अ 3 कंपोनेंट, E वेक्टर इक्वल टू Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप। ठीक है, ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, ये क्या हो गया? y डायरेक्शन में, और ये क्या हो गया? z डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालोगे? x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालोगे? मुझे सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है एंड आई वांट टू फाइंड आउट दिस Ex, then how we can find out? सी, अगर आप क्या करते हो, E डॉट आई कैप करो, E डॉट आई कैप करो, तो क्या मिलेगा आपको? E वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, है ना? ये E इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है यहां पर? एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड आई वेक्टर। तो ये जो E कॉस थीटा है, E डॉट आई कैप इज इक्वल टू जो E कॉस थीटा लिखा है, ये क्या है? इट इज द, ये थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है? यानी सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके साथ एंगल बना रहा है ये, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा? E cos थीटा। ये क्या है आपका? Ex means this is the component of electric field along x axis, which is E cos थीटा। यही तो फाइंड करना हमको, Ex। तो आपको पता है E डॉट आई करोगे क्या मिल जाएगा? E cos थीटा, E cos थीटा। ओके, E cos थीटा। देखो E डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, ये E वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको Ex मिल जाएगा, है ना? तो व्हाट इज दिस Ex? Ex इज इक्वल टू E cos थीटा है। तो E आपने निकाला है, कितना निकाला है? 1 अपॉन, हाँ, Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द cos थीटा? देखो ये राइट एंड ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस क्या होगा? x होगा, और ये क्या होगा आपका? r होगा। ये x होगा ना, और ये क्या होगा? r। देखो ये डिस्टेंस यहां से ये r है, r अपॉन x। ओके, तो x बाय r क्या हो गया आपका? यहाँ पर cos थीटा हो गया, x बाय r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q अपॉन, देखो r किसके बराबर है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में x। तो यू गेट x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट है? x, हाँ, r ये है ना आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है ना। फिर ये यहाँ पे 1/2, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस इंटू आर, आर क्यूब हो गया, उसकी पावर 1/2 कर दो, दिया जाएगा 3/2। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, बस उसका x कंपोनेंट क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये पॉइंट चार्ज केस है। इसी तरह से आप Ey बता सकते हो, Ey बता सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में y। उसी तरह से आप क्या बता सकते हो, z कंपोनेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। करेक्ट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट p। एट अ पॉइंट p किसी भी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो E वेक्टर होगा that have 3 component, x component, y component and z component। जो x component होगा वो ये हो गया, y component ये हो गया और z component ये हो गया। तो अगर मैं कोई भी फील्ड कहता हूं कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर मैं कोई भी फील्ड कहता हूं कंजर्वेटिव है, अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव है तो डेल क्रॉस ई निकालोगे, क्या निकालोगे, डेल क्रॉस ई वेक्टर निकालोगे तो 0 देगा। अगर ऐसा आता है, if this is happen then E vector is called conservative force, conservative field, conservative। समझे मेरी बात? मैंने क्या कहा कि किसी भी पॉइंट चार्ज के से, किसी भी पॉइंट चार्ज के से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप, where Ex equal to this much, Ey equal to this much, Ez equal to this much। So this is the, अगर मुझे ये पता करना है कि this is the conservative field or not, this electric field due to this point charge is conservative or not, then we have to check del cross E should be equal to 0। अगर ऐसा होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। लिखो आगे, मैं इसको यहां एक्सप्लेन करता हूं इसको क्या है। ये किसी को दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट मैंने कैसे निकाला एक्स कंपोनेंट, तो दोबारा बता दूंगा। सर एक बार दोबारा बता दो। मैं दोबारा बताता हूँ, सुनो। ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के से पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच लो, ये पॉइंट चार्ज है आपका, ये आपका पॉइंट चार्ज है। इसके वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P है यहां पर, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में। 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स में, वाई में और जेड में, 3 कंपोनेंट होंगे। तो अब हमें सपोज ये एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है या वाई कंपोनेंट फाइंड करना है या जेड कंपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, हमें एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है या वाई कंपोनेंट फाइंड करना है या जेड कंपोनेंट फाइंड करना है। पेपर में आएगा क्वेश्चन, आपको दे रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा, पूछेगा कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो इफ यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उसके 3 कंपोनेंट हो गए। नाउ टेल मी, सपोज दैट, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स एक्सिस है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, सो इट मेक्स सम एंगल, विद एक्स एक्सिस, मान लेते हैं वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्या बना रहा है, थीटा। तो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपका एक वेक्टर है और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं आई क्या। तो यदि मैं E डॉट आई निकालता हूं, यदि मैं E डॉट आई निकालता हूं तो क्या मिलेगा, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आई इंटू कॉस थीटा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर है E वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करो आई के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको, Ex मिल जाएगा। क्या मिलेगा, Ex मिलेगा। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट आपने आई के, देखो आई डॉट आई हो जाएगा 1, आई डॉट जे हो जाएगा 0, आई डॉट के क्या हो जाएगा 0, बट यहां पे ये क्या बच जाएगा, Ex बच जाएगा। तो दिस Ex इक्वल टू क्या आ रहा है, E इंटू कॉस थीटा। So E into cos theta represent what? It represents component of electric field along x-axis. Now you know that E equal to 1/4 pi epsilon naught q upon x square plus y square into z square.
नाउ व्हाट इज द थीटा? अभी जैसे मैंने बताया एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाएगा, उसका कॉस लोगे तो कॉस थीटा मिलेगा आपको। तो थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ये पॉइंट चार्ज है, दिस द पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट पी के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, है ना, इधर की तरफ होगा। अब मैं इसका कंपोनेंट चाहता हूं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये थीटा है आपका, ये थीटा है। तो मुझे बताओ थीटा किसके बराबर होगा? अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे r है और ये है आपका डिस्टेंस x, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे मैंने cos थीटा रखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और r इक्वल टू क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो अगर एक की पावर 1/2 है, इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। So you get component of electric field along x-axis. In the same way, you can find component of electric field along y-axis. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? E dot j करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? E dot j। तो आपको y कंपोनेंट मिल जाएगा। उसी तरह से z कंपोनेंट E dot k करके, ठीक है? तो you get the component of electric field along x-axis, along y-axis and z-axis. तो यदि मैं ये कह रहा हूं कि इफ एनी फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, कोई भी फील्ड अगर कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर जैसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, देन उसका ये चीज, ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि डेल क्रॉस ई शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड। करेक्ट? लिखो। अब कोई डाउट? इसका डेल क्रॉस ई निकालेंगे, ठीक है? तो पहले, ठीक है, पहले डेल का मतलब आप, ठीक है, लिख लो पहले ताकि मैं बोलूं तो सुनो। हो गया? यस। देखो ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ाऊंगा मैं ये सब चीज, फिर से मैं वहां पे उड़ा दूंगा। ग्रेविटेशन चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करूंगा, इसलिए हाँ, ठीक है, हाँ। सो डेल का मतलब क्या है? डेल का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस डो बाय डो जेड। ठीक है, डेल भी पढ़ता है, डो भी पढ़ता है, ठीक है, डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई और डो बाय डो जेड। अब यहां पर ये वाला जो डिफरेंशिएशन है वो पहले वाले डिफरेंशिएशन से अलग है, जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उससे अलग है। अभी आप देखो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड था आपके पास, या इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था, वो क्या निकल के आया था? किसी भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से 1/4πε0 q बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकल के आया था। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने चीजों पर डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर भी, वाई के ऊपर भी, जेड के ऊपर भी, एक्स के ऊपर भी, वाई के ऊपर भी, जेड के ऊपर भी। पर पहले जब हम पढ़ते थे, जैसे मैंने कल भी आपको क्वेश्चन वगैरह करवाया था, डिफरेंस बहुत सारा डेरिवेशंस करवाया मैंने, तो उसमें आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चीज का फंक्शन था, आर का, आर के साथ चेंज कर रहा था। बट मैंने अभी चेंज कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नाउ बिकम अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन से इट इज बिकम अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये तीनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल, बिकॉज यू कैन से इट डिपेंड अपॉन 3 वेरिएबल x, y एंड z, so it is a 3 dimensional field,
3 डायमेंशनल फील्ड। ओके, तो अगर आपको मान लो E दे रखा है 1/4πε/3y, नाउ इट बिकम डिपेंड अपॉन मोर देन 3 वेरिएबल। तो जब कोई भी चीज, जब कोई भी क्वांटिटी एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अगर मान लो मैंने ये कहा होता f ऑफ x या y इक्वल टू x² + 2, तो यहाँ पे y जो है सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। राइट नाउ दिस डिपेंड अपॉन मोर देन 1 वेरिएबल x, y एंड z। ओके, तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? तो देखो, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले एक, जैसे अगर मुझे y इक्वल टू x² + 2 का डिफरेंशिएशन करना था, तो हमें पता है y जो है वो सिर्फ x के साथ चेंज कर रहा है। बट अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप देख सकते हो x भी चेंज कर रहा है, y भी चेंज कर रहा है और z भी चेंज कर रहा है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आपको तीनों को लेना पड़ेगा, x को भी, y को भी, z को भी। तो अब रियल लाइफ में क्या होता है, आप अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, मान लो 3 चीजें चेंज कर रही हैं, 3 घटनाएं हो रही हैं अलग अलग, तो किसी एक टाइम पर आप एक ही चीज के बारे में तो स्टडी करोगे, बाकी चीजों के बारे में स्टडी नहीं करोगे। लाइफ में 3 इवेंट्स हुई, कोई भी इवेंट हुआ और वो भी 3 इवेंट हुआ और एक साथ हुआ, और आपको पता करना है उसके वो क्यों हुआ, वो इवेंट क्यों हुए। तो अगर आप इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप तो क्या करोगे, एक टाइम पे किसी एक इवेंट के बारे में स्टडी करोगे, बाकी सबको मानोगे कुछ नहीं हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। सेम टू सेम यहाँ पर ये 3 चीजों के साथ चेंज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक के साथ चेंज देखेंगे, बाकियों को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक इस चीज को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या कर रहा हूं मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहा हूं, बट वाई और जेड को क्या मान रहा हूं, कांस्टेंट। मींस इस पूरे चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एज्यूम, एजम्पशन क्या है हमारे पास, वाई एंड जेड क्या है आपका, कांस्टेंट। ठीक है, तो डॉ बाय डॉ एक्स का मतलब ये होगा। ठीक है, उसी तरह से डॉ बाय डॉ वाई का मतलब क्या होगा, यहां से मैं ई हटा ही देता हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एजम्पशन एक्स एंड वाई इज कांस्टेंट, एक्स और जेड कांस्टेंट, करेक्ट। ठीक है, उसी तरह से डॉ बाय डॉ जेड का मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, चेंज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, और एजम्पशन क्या मान लेंगे हम, एक्स और जेड क्या है आपका, सॉरी एक्स और वाई क्या है आपका, कांस्टेंट, करेक्ट। एनी प्रॉब्लम, ओके। तो डॉ इसको कहते हैं डेल, इसको कहते हैं परसेंट डेल, डेल और नेबुला, व्हाटएवर यू कैन से, डेल। तो इसका मतलब ये होता है आई क्या, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल। अब ये क्या होता है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, का मतलब बहुत है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा मतलब है, बट वो इतना तुम्हारे धुआं उड़ जाएगा। तुम समझो सिर्फ डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड क्या होता है। इधर देखो, इधर भी मैं हूं, ठीक है ना। तो अगर मुझे डेल क्रॉस सपोज ई निकालना है, डेल क्रॉस ई निकालना है, तो देखो डेल एक वेक्टर है, आई कैप जे कैप के क्या पा रहा है, और वेक्टर ई है, ई वेक्टर इक्वल टू क्या था, इसके 3 कंपोनेंट थे, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, अगर आप इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एक डब्बा बनाते थे, याद करो, आई लिखा, जे लिखा और के लिखा। तो यहां पर पहले कौन सा वेक्टर है, डेल वाला है, तो क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई अपॉन डेल बाय डेल जेड। दूसरा वेक्टर क्या है, ई वेक्टर, ई एक्स ई वाई और ई जेड। और हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, यदि ये इक्वल टू 0 आ गया, ये इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, E इज अ कंजर्वेटिव, इज अ कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव फील्ड। तो मैंने आपको दिया है, क्या दिया है, ये समझ में आया क्या मतलब है इसका मतलब? ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? तो मुझे ई वेक्टर जो निकला था वो क्या निकला था? ई वेक्टर इक्वल टू निकल कर आया था हमारा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आई क्या प्लस के क्यू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस ये आई क्या ये जे क्या के क्यू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 के क्या। तो आपको ये प्रूफ करके लाना है कल कि ये इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। तो डेल बाय डेल एक्स निकालोगे, तो अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मानूंगा, वाई और जेड को। ठीक है, ये कल एक आप करके लाना थोड़ा सा, फिर मैं आगे बताऊंगा। ये ई एक्स है, ये आपका ई वाई है, और ये क्या आपका ई जेड है। और ये किस टाइप का फील्ड है? 3 डायमेंशनल फील्ड। हाँ, ये यहां पर ई एक्स की वैल्यू ई एक्स ये हो गया। पहले तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखो, इसको पहले लिखो, मैं इसको लिखो बता। तो फटाफट लिखना, ठीक है? क्योंकि मतलब मैं हर एक 2-3 दिन में वीडियो बना लेता हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा देखो, ये डेल क्रॉस ई क्या होगा, देखो चलो हो गया। डेल क्रॉस ई ये निकालना ना, तो देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, आई क्या हो जाएगा? इस पे आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं आता तो याद रख दे, ठीक है? नहीं आता तो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो नहीं होगा बार बार। जे क्या डेल कितना इरिटेटिंग हो जाता है एक टीचर के लिए, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। ई एक्स प्लस के क्या डेल ई वाई। नए नए बच्चे आते हैं तो चलो बार रिपीट करना अच्छा लगता है। हाँ डेल वाई, ये आ गया ना? तो अब इसको मतलब क्या है, ये जो जेड कंपोनेंट है इसको डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, बट एक्स और जेड को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। उसी तरह से सभी करेंगे, ठीक है? तो कल आप मुझे प्रूफ करके लाओगे सर इट इज इक्वल टू आया 0, इज इक्वल टू आया 0, ठीक है? सर एक बार फिर से बता दो क्या करना था। मैंने ये कहा ये डेल ई ये तो आ गया ना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे? यस सर। हाँ, तो ये इस ई जेड को, ये जो ई जेड कंपोनेंट है ना, ये ई जेड कंपोनेंट यस सर। करना है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और एक्स और जेड को क्या मानना है, कांस्टेंट। उसी तरह से जो ये वाई कंपोनेंट है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और एक्स और वाई को क्या मानोगे, कांस्टेंट। हाँ, तो ये सारे निकालोगे इसी तरह से, और वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर बोले ठीक है, तो ये इक्वल टू आ गया 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तो देन हमारा मतलब फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव। हाँ, सॉल्व करना है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो बड़ा होगा तो क्या होगा, आराम से 4 पेज खराब करोगे तब तो याद रहेगा ना कि डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग एक्स कंपोनेंट ऐसे निकालते हैं। जब पेजेस खराब करोगे तभी तो याद रहेगा, पेपर में आएगा छोटा सा क्वेश्चन, है ना, कि ये 2 डायमेंशनल फील्ड है या 3 डायमेंशनल फील्ड है, बस इतना ही पूछेगा। बट वो बात ध्यान रखने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरह से याद रखो। नेक्स्ट, आएगा तो बहुत आसान पेपर। इस बार नीट का पेपर देखा था ना, कितना आसान आया था।
आएगा आसानी, पर वो आसान चीज भी वहां पे डिफिकल्ट क्यों बन जाता है? क्योंकि हम चीजें ठीक से करके जाते नहीं, तो वो भी याद नहीं रहता। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन देखोगे, जितना ज्यादा सवाल देखोगे, जितना ज्यादा सवाल देखोगे और हर एक चीज को बारीकी से ध्यान से समझ करके पढ़ोगे तो वो याद रहेगा। और ये याद रहेगा तो पेपर आसान लगेगा, उड़ा दोगे 180 में से 180 नंबर। ठीक है, और आएगा, मुझे उम्मीद है कि इस साल 180 में से 180 कोई लेकर के आएगा। ठीक है, कोई तो 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई तो मिले कोई 180 में से 180 नंबर रखे, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल at each point into the space. Electric field, these are very important properties. ठीक है, electric field is continuous and differentiable at each point into the space. What does this mean? Continuous का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे ब्रेक नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पे ब्रेक नहीं करेगा, मतलब जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये स्पेस में कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कहीं पे टूटेगा नहीं। ऐसा नहीं तोड़ के बनाओगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, टूटेगा कहीं पे नहीं। एक बार अगर फैन हमने रख दिया तो ये कॉन्टिन्यूअसली निकलता रहेगा। सो इट इज ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस। दूसरा पॉइंट क्या बोला? डिफरेंशिएबल। व्हाट डज इट मीन डिफरेंशिएबल? देखो मैं इसको क्या कर रहा था, डिफरेंशिएट कर रहा था ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अगर डिफरेंशिएशन कभी कभार को क्या होता है कि डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करोगे, बट डिफरेंशिएशन उसका होगा नहीं। किसी पॉइंट के ऊपर जो डिफरेंशिएशन होगा, वो जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आता है। वो क्यों आता है, रीजन क्या है? देखो, अगर मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पे टूट गया, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था और ऐसे करके टूट गया, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये टूट रहा है, वहां पर अगर आप इस चीज को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएट नहीं होगा। यानी अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूट गया, जहां पे भी टूट गया, उस जगह पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। मींस हर एक जगह हम क्या कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मींस कहीं पे भी टूटेगा नहीं, कहीं पे भी नहीं टूटेगा। तो मेरे बात, कहीं पे भी टूटेगा नहीं। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट ऐसे पहले था, ठीक है, और फिर ऐसे हो गया, कॉन्ट्रास्ट तो है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया। तो देखो एक शार्प टर्न आ रहा है, एक शार्प टर्न आ रहा नहीं आ रहा, एक शार्प टर्न आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या आ रहा है? शार्प टर्न आ रहा है। बट ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शार्प टर्न कभी भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर शार्प टर्न आ गया तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला एक्सप्रेशन, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हुआ, मैं पहले बता रहा हूं। अगर कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कहीं पे टूटेगा नहीं। दूसरा, कभी भी शार्प टर्न नहीं आएगा, कहीं पे भी शार्प टर्न नहीं आएगा। रीजन क्या है शार्प टर्न क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था थोड़ा सा, मैं एक बार इससे पहले, इस पॉइंट पे आने से पहले दोबारा एक बार बात को समझो कि आपके पास अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यदि किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये जो मैंने बनाया क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
आ रहा बात में? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसा है? यहाँ पर कर्व है। तो अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके ऊपर कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने क्या कहा कि कहीं पे भी शार्प टर्न नहीं आएगा। क्या आएगा? कहीं पे भी शार्प टर्न नहीं आएगा। कहीं पे भी शार्प टर्न नहीं आएगा। मैंने यही बोला ना कि कहीं पे टूटेगा नहीं और कहीं पे भी शार्प टर्न नहीं आएगा। कहीं पे नहीं टूटेगा, नहीं शार्प टर्न आएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, तो यू कैन सी हियर यू गेट अ शार्प टर्न। यहां पे आपको क्या मिल रहा है? एक शार्प टर्न मिल रहा है। या ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है पहले एंड देन ऐसे हो गया, सो यू गेट अ शार्प टर्न हियर। तो अब आप सोचो, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, उसी तरह से इस वाले कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा। क्या एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है? दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग, ये जो आपने पैटर्न बनाया है, ये जो पैटर्न है ये रॉन्ग है। मींस कभी भी शार्प टर्न नहीं आएगा। अगर शार्प टर्न आ रहा है इसका मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो कभी भी आपको शार्प टर्न नहीं मिलेगा। दूसरा बात, they will never cross each other. They will never cross each other. They will never cross each other. Why it's never cross each other? Because if it cross each other, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये क्रॉस कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो इस कर्व के ऊपर, यू गेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वी गेट अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यू डोंट गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी क्रॉस ईच अदर, नेवर वी गेट शार्प टर्न। ओके, कभी भी हमें शार्प टर्न नहीं मिलेगा और इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज इट विल नॉट डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट। तो लाइन लिखो, दो चार लाइन और लिखो। नेक्स्ट इसी से, सो नेक्स्ट उसी से लिखना। सो वी डोंट गेट अ शार्प टर्न, वी डोंट गेट शार्प टर्न, वी डोंट गेट शार्प टर्न इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। They cannot be cross each other, they cannot be cross each other, cross each other, because we know that if we draw the tangent, if we draw the tangent on the electric field line, on the electric field line, if we draw tangent on the electric field line, tangent on the electric field line, this give the direction, this give the direction of electric field, this give the direction of electric field. So during the sharp turn and when electric field lines cross each other, we get when it cross each other, and when it cross each other, we get electric field in two direction, electric field in two direction, which mean that
which mean that electric field at that point is not differentiable, which means that electric field is not differentiable at that point. Okay, so this is the point. Draw this curve. Okay, ये ड्रॉ करो सारा, ये सारा ड्रॉ करो. Complete. Now कि क्या कह रहा था मैं? अच्छा, बट अगर देखो मैंने जैसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है. बट अगर मान लो कि आपके पास किसी भी वजह से, कोई भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये करके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी वजह से प्रोड्यूस हुआ होगा, कोई भी चार्ज है उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ होगा, वी डोंट नो, बट किसी की वजह से प्रोड्यूस जरूर हुआ होगा. मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, सपोज दैट, एंड इफ यू प्लेस ए कंडक्टर इन दैट फील्ड. क्या प्लेस किया मैंने? कंडक्टर. ओके, व्हाट इज आई एम प्लेसिंग एज कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है, ये बात तो सिंपल है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसे हम लोग कंडक्टर कहेंगे. नाउ अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर मेरे पास ऐसा कोई कंडक्टर रखा हुआ है जो किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं है, ठीक है. मान लो जैसे मेटल का बहुत सारा सामान होता है हमारे पास घर में, कटोरी होती है, प्लेट होता है, पेन है, बहुत सारी चीजें हैं, ये जैसे स्टैंड वगैरह है, ठीक है, कुर्सियां होती है, तो सारे मेटल की होती है. और ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जैसे कुर्सी है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है. या फिर आप समझो, सिंपल सा एक एग्जांपल समझो कि कार है आपके पास, कार है, वो भी तो मेटल का बना होता है, अभी मैं उसको आऊंगा दोबारा से. तो अगर मान लो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो क्या इन सभी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर करंट आ जाएगा? करंट आएगा अगर हम बैटरी से कनेक्ट ना करें तो.
अगर हम बैटरी, ये कंडक्टर रखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्या इसके अंदर करंट अपने आप आ जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट आना चाहिए था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो करंट आना चाहिए। बट अगर आप ऐसे रख दोगे कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होना चाहिए? इसके अंदर करंट आ जाना चाहिए। जब ये क्या होगा, जैसे अगर मान लो इसके अंदर फ्री, हाँ जब मूव करेंगे, जैसे मान लो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे ही आप अगर इस कंडक्टर को रख देते किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? अगर ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर क्या आ गया? करंट आ गया, इस कंडक्टर के अंदर करंट आ गया। बट ऐसा कभी पॉसिबल है कि अगर मैं इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, इसके अंदर करंट हो? पॉसिबल है क्या? कोई भी कंडक्टर लिया, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, सिंपल रख दिया, मैंने बैटरी वजह से किससे कनेक्ट नहीं किया, तो क्या इसके अंदर करंट आ जाएगा? नहीं, करंट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर में बट अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं फिर पूछूंगा, ये आएगा, बात बार बार आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है, पहले सुनो मेरी बात को, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को मैं रखता हूं, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन से रखता हूं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से ये मूव करना चाहिए था। अगर ये मूव करेगा कंडक्टर के अंदर तो करंट आ जाएगा कंडक्टर के अंदर। बट यूजुअली क्या होता है कि यदि हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर कोई भी करंट नहीं होता। करंट कहां से आ जाएगा? जब तक इसे बैटरी से हम कनेक्ट नहीं करेंगे, मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। फिलहाल समझो किसी भी कंडक्टर को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उससे इसके अंदर कोई भी करंट नहीं आया। इसका मतलब कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी करंट होगा, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर में जो भी फील्ड है, जो मैं फील्ड बना रहा था या फील्ड, ये सारे फील्ड जो है यहां से नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये मूव भी नहीं करेगा। अब मूव भी नहीं करेगा तो इसके अंदर करंट भी नहीं आएगा। मींस व्हाट कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गायब हो जाएंगी। यहां पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। कहीं क्या चीज नहीं डायरेक्शन वगैरह नहीं, चेंज नहीं, अगर कट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जब भी हम मेटल को, किसी भी कंडक्टर को हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। रीजन क्या है? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा? जब तक आप इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं करते। यदि मैं इसे एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके रखा होता, यानी मैं इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करता, तब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आता, तब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा। बट अगर मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझो, मैं अगर एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। रीजन क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगने जाता? इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लग जाता, जिसकी वजह से ये मूव करने लग जाएंगे, और ये मूव करने लग गए तो इस कंडक्टर के अंदर करंट आ जाता। बट हम इसे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई यहां पर कोई भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। मींस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से प्लेस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आ रहा बात में? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आ रहा बात में? नाउ
और ये जो फील्ड लाइन इसके ऊपर आ रहे होंगे, इसके ऊपर जो गिर रही होंगी, ठीक है, इनके ऊपर जो गिर रही होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इस सरफेस के नॉर्मल हो जाएगी, इस सरफेस के क्या हो जाएगी, नॉर्मल। और यहां से जो निकल रहा होगा वो भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ही निकल रहा होगा। आ रहा बात में, सरफेस के नॉर्मल हो जाएगा। बात आ रहा समझे, सरफेस क्या नॉर्मल, ये सरफेस का नॉर्मल, ऐसे करके निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बता सकता है क्यों सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में क्यों आएगा, क्यों? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऊपर जो गिरेगा वो नॉर्मली गिरेगा, यहां से जब निकलेगा तो नॉर्मली निकलेगा। ऐसा क्यों? अभी कुछ देर बाद पता चलेगा आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो है, कहां पे जीरो है, अंदर में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है यहां पे इनसाइड द कंडक्टर। जीरो होने का मतलब पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब, अब ये क्यों होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसे किसी बैटरी से आपने कनेक्ट नहीं किया। पोटेंशियल कांस्टेंट, तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस आप देख रहे हो, कंडक्टर का जो सरफेस है, हर एक जगह इस कंडक्टर के ऊपर, सरफेस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, इस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, सभी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट ही मिलेगा। बात आ रहा समझे, सभी पॉइंट के ऊपर इस सरफेस के अंदर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अंदर जितना पोटेंशियल है उतना ही उसके सरफेस पे है। यहां पर जितना है सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो जब पोटेंशियल का वैल्यू मतलब इस सरफेस के ऊपर जितना भी पॉइंट है उन सभी जगह पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस सरफेस के ऊपर जो भी पॉइंट है, इन सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए इस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ, एक ऐसा सरफेस जो कि जहां पर पोटेंशियल क्या होगा आपका, कांस्टेंट। पोटेंशियल मतलब औकात होता है, क्षमता। तो समझ लो बात, पोटेंशियल क्या रहेगा, हर एक जगह पे कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक जगह पे कांस्टेंट रहेगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो उस जहां पर जिस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, मतलब हम इस पॉइंट, इस सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो हमको पोटेंशियल क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। दैट्स व्हाई उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली गिरता है। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हम अभी समझेंगे, ये सारी बातों को हमने अभी जस्ट मैं सिर्फ थोड़ा सा बीच में आ गया है, इसलिए मैं इसको पॉइंट तो ले रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड line is perpendicular to equipotential surface, potential surface. That's why I'm saying that this field line is become normal to the conducting surface. So that's why electric field line become normal to so that electric field line
electric field line become normal to the normal, क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, normal to the conducting surface, ओके। बट अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। नॉन कंडक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो लिखो पॉइंट्स लिखो, मैं लिखवाता हूँ फिर बनाने से। लिखो, मैं पहले बोलूंगा, लिखो। when we place a conductor हाँ चलो, when a conductor placed in electric field, electric field line become discontinuous. Because electric field inside the conductor is zero. Inside the conductor is zero. Because conductor is not connected to external source of electricity. External source of electricity, so that no current inside the conductor until or unless conductor is connected to electric source. Because of that external source, because of that electric field inside the conductor is zero. So that no free electrons experienced electric force, such that no free electrons can move inside the conductor. बाकी आप ये डायग्राम बना लो, ठीक है। हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट, एक एक बात बड़ी बारीकी से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा जब एग्जाम आए तो कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो जितनी मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ना भी है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड line density at a certain point in the region
in the region give the idea about strength of electric field. Strength of electric field. What does it mean? Strength of electric field. What does it mean? See, हाँ, जैसे अगर मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई, काफी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, ठीक है, ओके। तो पहले तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी का मतलब क्या है? पर यूनिट एरिया, किसी भी एक यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। समझो बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक यूनिट एरिया से कितना पास कर रहा है। तो मान लो मैंने ये एरिया कंसिडर यहाँ पे किया, इतना बड़ा एरिया मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, और यहाँ पे भी उतना ही बड़ा एरिया कंसिडर किया, है ना, उतना बड़ा एरिया कंसिडर किया। तो देख सकते हो यहां से इतने ही एरिया से यहां से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है एज कंपेयर टू इस वाले एरिया से। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी मतलब कम एरिया से, उतने एरिया से यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, यहाँ से कम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। इसीलिए यहां पर एट अ पॉइंट ए, मान लो ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी पॉइंट। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो आज की कथा होती है यहां समाप्त। कल हम फ्लक्स पढ़ेंगे और गॉस लॉ पढ़ेंगे।